हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेशन ऑफ गुड्स। भाई गुड्स की डेफिनेशन कहती क्या है, गुड्स की क्या डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है। देखो मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन मीनिंग में भी बताया था। गुड्स इज एन मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या बताया था, करेंसी, एक्शनेबल क्लेम, कलेक्शन फ्रॉम डेब्ट, ये बताया था। तो दोस्तों और इंटेंजिबल गुड्स, तो ऐसी कोई भी गुड्स जो मूवेबल इन नेचर है वो हम क्या बोलेंगे, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल कहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स जो है वो सेक्शन 27 में लिखी गई है, और सेक्शन 27 में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका दोस्तों। सेक्शन 27 में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका, ठीक। सेक्शन 27 में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका। अब गुड्स का मीनिंग क्या है इधर, उसको जरा देखते हैं एक बार। वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका, फिर दोबारा एक बार पढ़ते हैं। देखो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मतलब इन्हें छोड़कर, क्या, एक्शनेबल क्लेम, मनी जो करेंसी है वो, और क्या बताता है, कलेक्शन फ्रॉम डेब्ट। यहां पर पूरी नहीं लिखी पर क्या बताता है, कलेक्शन फ्रॉम डेब्ट, और इंटेंजिबल गुड्स एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्री, थिंग अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू सर्व इट बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। ऐसी कोई चीज जो लैंड से जुड़ी हो, जैसे कि ग्रास लैंड के अटैच रहती है, जिसको हम काट कर बेच सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेल का, तो दैट्स मीन कॉल्ड गुड्स। तो दोस्तों अगर ये डेफिनेशन ना लिखकर आप कौन सी डेफिनेशन लिखो, वो वाली लिखो, गुड्स इज एन मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड दिस एंड एक्सक्लूड दिस, तो वो डेफिनेशन बिल्कुल सही मानी जाएगी। क्लियर है या नहीं है। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, वेयर द ट्री वर सोल्ड सो दैट दे वर टू बी कट आउट एंड सेपरेट फ्रॉम द लैंड एंड टेकन अवे बाय द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ ट्री इज अ मूवेबल गुड्स। क्यों, ट्री को काट कर दिया जाता है, जैसे सोफा वोफे बनाने होते हैं, जैसे कि हम फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर में क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, वुड चाहिए, तो वुड कहीं ना कहीं से कट कर आएंगे, पेड़ से कट के आएंगे, तो वो भी तो बिकाऊ बेचते हैं। तो ट्री को काट कर, जो कि लैंड से अटैच होते हैं, उसको काट कर बायर ले जाता है, दैट इज कॉल्ड मूवेबल गुड्स। तो मूवेबल गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका। यहां पर बस ऐसे लिख दिया गया है, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं लिखना कोई बात नहीं, वो गुड्स की डेफिनेशन यहां छाप दीजिए। भाई इंक्लूड ये है, एक्सक्लूड ये है, बस। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है ना दोस्तों, हमें इस लेक्चर के अंदर जो मेन चीज सीखनी है वो सीखनी है टाइप्स ऑफ गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में मेन चीज क्या है, एक चार्ट है, देखो ये सामने चार्ट दिख रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स का, ये चार्ट आपको जरूर बनाना है इसमें। अब क्या क्या है, देखो टाइप्स ऑफ गुड्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। पहला पार्ट को बोला एग्जिस्टिंग गुड्स, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करता, मैंने कहा इसको आगे डिस्कस करेंगे, और देखो आज वो आगे आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर हमें पहला टाइप क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा टाइप क्या है, फ्यूचर गुड्स, तीसरा टाइप क्या है, कंटीजेंट गुड्स। तो कंटीजेंट नहीं पढ़ा था हमने। अच्छा, एग्जिस्टेंट को फर्दर पार्ट में क्लासिफाई करा गया, एग्जिस्टेंट को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करा, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। क्या क्या कर रहा है भाई, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ गुड्स की, तो आप क्या कहोगे भाई, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, तो बनाएंगे मेरे साथ साथ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स को 3 भागों में क्लासिफाई करा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को बोला क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स, पहले को क्या नाम दिया दोस्त, एग्जिस्टिंग गुड्स नाम दिया। दूसरे को क्या नाम दिया, आपके पास फ्यूचर गुड्स नाम दिया, दूसरे को बोला फ्यूचर गुड्स, और तीसरे को बोला कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट, कंटिजेंट, हाँ कंटिजेंट ही आएगा, कंटिजेंट गुड्स। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्त, फिर फर्दर एग्जिस्टेंट गुड्स को और क्लासिफाई करा, कहा कि भाई ये इसका पार्ट है 3 पार्ट है इसके। पहले का नाम दिया स्पेसिफिक गुड्स, पहले का क्या नाम दिया दोस्त, स्पेसिफिक गुड्स। दूसरे का नाम दिया असर्टेन गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स, और तीसरा नाम दिया सर अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। अब भाई इन तीनों सभी का मतलब समझेंगे, और सभी का मतलब समझने के बाद टाइप्स ऑफ गुड्स खत्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, तो आप हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइप्स ऑफ गुड्स में। सबसे पहले स्टार्ट बताओ क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में से एग्जिस्टिंग गुड्स स्टार्ट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये चार्ट बनाया आपने, बढ़िया से चार्ट बनाएंगे, बढ़िया तरीके से एकदम। ये लो भाई, टाइप्स ऑफ गुड में 3 चार्ट आपको मेंटेन करना है। आओ सर स्टार्ट करते हैं, बताओ क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा इसके अंदर, अभी तो पहला चैप्टर आज खत्म होगा हमारा। 4 क्लास लेने के बाद पहला चैप्टर खत्म हो रहा है, 4 से 4 क्लास हो गई है शायद। हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स। लो भाई, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। आओ दोस्तों, एग्जिस्टिंग गुड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टिंग गुड्स मेनली होते क्या है। देखो, मैं एक सेलर हूं और आप एक बायर। एक सेलर है भाई, मान लेते हैं एक सेलर है, ये सेलर है, और एक है बायर, एक है बायर। एक बायर है। अब भाई सेलर ने बायर से क्या कहा, जरा ध्यान देना। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। बायर गया सेलर के पास, सेलर से बोलता है, बायर गया सेलर के पास, सेलर से कहता है कि सेलर भाई, आई वॉन्ट टू परचेज गुड्स, आई वॉन्ट टू परचेज गुड्स, आई वॉन्ट टू परचेज, मैं गुड्स खरीदना चाहता हूं। अच्छा, सेलर ने कहा हाँ भाई मिल जाएंगे गुड्स। इसने कहा भाई देखो, सेलर की जो दुकान थी, वो शॉप जो थी, वो मान लेते हैं फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप है सेलर की, और ये कह रहा है गुड्स खरीदने हैं। तो गुड्स क्या खरीदने हैं इसको, भाई फर्नीचर खरीदना है। कह रहा है मुझे 1000 फर्नीचर खरीदने हैं, 1000 फर्नीचर खरीदने हैं अलग अलग वैरायटी के, 1000 फर्नीचर खरीदने अलग अलग वैरायटी के। इसने कहा कि देखो सर, 1000 फर्नीचर आपको खरीदने हैं, ये फर्नीचर हमारे पास अभी अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। मतलब 1000 से ज्यादा फर्नीचर इनके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबल ऑफ फर्नीचर, अवेलेबल ऑफ फर्नीचर कितना है इनके पास, सेलर के पास। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 5000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 5000 के फर्नीचर का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 5000 के फर्नीचर का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम कोई बायर जब सेलर से गुड्स लेने आता है, फर्नीचर लेना आता है, तो उस टाइम सेलर के पास उस फर्नीचर पड़े होते हैं। मतलब फर्नीचर छोड़ो, जिस टाइम बायर सेलर के पास आता है और सेलर से कहता है सेलर भाई मुझे इतने गुड्स चाहिए, है क्या अभी, हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस प्रोसेस, एग्जिस्टिंग नेचर, मतलब अगर गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब सेलर की शॉप में अभी है, सेलर के पास है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अब सेलर को क्या करना पड़ेगा, अब ये गुड्स जो होंगे, इन गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाएगा। क्या बोला मैंने, दोबारा समझो। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, जिस टाइम एक बायर सेलर के पास आया और सेलर से कहता है सेलर भाई क्या मुझे इतने फर्नीचर मिल जाएंगे क्या, वो कह रहा हाँ मिल जाएंगे हमारे पास है। इसका मतलब फर्नीचर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे गुड्स को क्या नाम दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, एक मिनट तो पेन को भी चेंज करते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if goods are in existence, if goods are in existence, then such goods is known as, such goods, then such goods
is known as existing goods। और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका मेरा भाई, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका भाई। ऐसे ऐसे गुड्स, ऐसे क्या कहते हैं आपके पास, ऐसे गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है सेलर के पास, ऐसे गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। तो मतलब अगर बायर 1000 फर्नीचर खरीदना है, या 1000 टीवी खरीदना आया, वॉशिंग मशीन खरीदना आया, कुछ भी खरीदना आया, जितनी क्वांटिटी में खरीदना आया, उतनी क्वांटिटी जितना बायर मांग रहा है उतना सेलर के पास है, तो ऐसे गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के फर्दर टाइप है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, एज असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, है ना। ठीक, तो क्या क्या था, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। अब इन तीनों में एग्जिस्टिंग के ही है, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो गुड्स अवेलेबल है, पर इसके फर्दर पार्ट क्या है, कब वो एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक बनेंगे, कब वो एग्जिस्टिंग को असर्टेन बनेंगे, और कब वो एग्जिस्टिंग गुड असर्टेन बनेंगे। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर है या नहीं है सर? ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हाँ, कि जब भी कोई बायर अगर सेलर के पास आता है और सेलर से कहता है मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, और सेलर के पास वो गुड्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। आओ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं। आओ, अब इसी के पार्ट सीख रहे हैं, स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जब मैं बोलूंगा लिखने को तभी लिखना। मुझे इसमें कुछ लिखवाना भी है ना, नोट्स करूंगा, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल नोट करेंगे। तो ये एग्जांपल अभी आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको देखना है, स्पीड में देख लो, भले कैसे देख लो, पर देखना जरूर है। स्पेसिफिक गुड्स किसे कहते हैं? देखो, आप एक बायर हो, आपको बाइक लेनी है, आप एक बायर हो, आपको बाइक लेनी है, ये बायर है। अब ये बाइक लेने गया कहां पर? बाइक लेने पहुंचा शोरूम में, बाइक शोरूम में बाइक लेने पहुंचा भाई, बाइक शोरूम में क्या लेने पहुंचा? बाइक लेने पहुंचा। वांट टू परचेज अ बाइक। आराम से पढ़ा रहा हूं ना, जानबूझकर, जल्दीबाजी भी कर सकता हूं पर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। वांट टू परचेज अ बाइक। अब बायर जब शोरूम में बाइक लेने पहुंचा तो बहुत सारी बाइक थी यहां पर, एक बाइक 1, बाइक 2, अब बाइक क्या बनाऊंगा, बाइक 3, बाइक 4 और सो ऑन, बहुत सारी बाइक थी। अब भाई बायर गया शोरूम के पास और शोरूम में बाइक को, जब ये बाइक शोरूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर बाइक शोरूम पे गया और बाइक शोरूम में क्या बोला, भाई जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करा, बाइक खरीदने गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा बाइक शोरूम ओरिजिन के पास और बायर से, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो बायर ने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाइक को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट दी बाइक। मतलब जब कोई बायर खरीदते टाइम गुड्स को सिलेक्ट करके खरीदता है, दैट्स गुड्स इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। अब मान लेते हैं इसने याली बाइक खरीदी, याली बाइक सेलेक्ट कर ली, तो ये बाइक क्या बन जाएगी, अब स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगी। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई बायर किसी शॉप पे या कहीं पर जाता है कुछ सामान खरीदने, और वो बहुत सारे लॉट्स में से कुछ सामान खरीद लेता है, कुछ सामान खरीद लेता है, या सेलर ये स्पेसिफिक बाइक बेचता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। उसने कहा भाई मैं जा रहा हूं और कह रहा है भाई मुझे तो केटीएम चाहिए, या ड्यूक चाहिए, या बुलेट चाहिए, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बाइक ही खरीदने पहुंचा वो, तो दैट्स बुलेट या वो केटीएम ड्यूक, वो क्या बन जाएगी दोस्तों, स्पेसिफिक बाइक बन जाएगी, और सॉरी स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगा। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हम उसी टाइम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कौन सा खरीदना है। इसका मतलब क्या है, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लिख लेंगे इसमें, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम ही आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी बाइक
लेनी है। और जब आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो दोस्तों, दैट गुड्स, दैट बाइक इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स या स्पेसिफिक बाइक। तो सिंपल मतलब यह है स्पेसिफिक गुड्स का, जिस टाइम बायर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेलर के साथ, उस टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर वो उस गुड्स को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स खरीदना है, दैट गुड्स इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, एग्जिस्टेंस तो है, बाइक तो है, बाइक तो एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो बोला इसका पार्ट है। स्पेसिफिक गुड्स है पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। क्यों बोला? क्योंकि जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम आइडेंटिफाई करेगा तो स्पेसिफिक गुड्स है, तो आइडेंटिफाई तो तब करेगा जब एग्जिस्ट होगा, जिसका मतलब स्पेसिफिक गुड्स इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। मान लो अभी गुड्स है ही नहीं, जब गुड्स है ही नहीं तो आइडेंटिफाई क्या करेगा? तो इसका मतलब गुड्स है तभी तो आइडेंटिफाई करेगा, तो एग्जिस्टिंग होगा तभी तो स्पेसिफिक बनेगा। क्लियर है? इसलिए स्पेसिफिक गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स का पार्ट माना गया है। क्लियर है भाई? क्लियर है सर। आओ अगर आगे बात करें तो अब बात करते हैं ascertain एंड, एक साथ ही पढ़ाऊंगा, unascertain गुड्स। ascertain एंड unascertain क्या होते हैं भाई? ये सारे एग्जाम्पल अभी आपको नहीं उतारने, ये मैं जब बोलूंगा तब आप उतारना, जिस जगह पर बोलूंगा उस जगह पर उतारना। ठीक है। अब असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? आपने गए, देखो आप एक सब्जी वाला है भैया, कभी कभी बाजार में आप सब्जी लेने गए होंगे, ठीक है, या कभी कभी मैक्स बाजार, या अगर आप देखो तो बिग बाजार जो होते हैं वहां पर भी सब्जियां मिलती हैं, तो सब्जी लेने गए होंगे। तो सब्जी वाला मैं बात कर रहा हूं, वो छोटे मोटे लोकल एरिया में जो बाजार लगते हैं ना, तो वो सब्जी वाला भैया जरा गाना बजा दे, नहीं जरा सब्जी दिला दे। लो भाई सब्जी वाले भैया, ये आप थे यहां पर, आपकी मदर सब्जी वाले भैया को देख रही है तगड़ी तरीके से, कह रही भैया ढंग से दे दियो सब्जी, बहुत मारूंगी। लो भाई, मान लो मम्मी लोग है, नहीं आपकी मदर क्या, मेरी मदर भी है, जो सब्जी लेने जाती है भाई, यार सब्जी लेने जाएंगे तो खाएंगे क्या भाई। तो मम्मी गई सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास गई और सब्जी वाले से बोला भैया टमाटर प्याज जितने भी है, जितनी सब्जी लेनी है उसके बारे में चर्चा करने लग गई। अब सब्जी वाले भैया क्या करे, सब्जी वाले भैया जब अपनी सब्जी की मार्केट लगा रहे थे, मान लो यहां पर टमाटर हो गए, यहां पर गोभी हो गई और बहुत कुछ हो गया, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये सब्जी वाले भैया पहले कहां गए होंगे? पहले गए होंगे बड़ी मार्केट में, जहां पर उसको बोलते हैं मंडी, मंडी कहते हैं जैसे प्यार से ना, मंडी कहते हैं। मंडी, मंडी क्या होती है दोस्तों? जहां पर सब्जी की बहुत बड़ी मार्केट लगती है और छोटे छोटे लोकल एरिया वाले सब्जी वाले वहां से लेकर आते हैं। जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है दिल्ली के अंदर है, आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आओ जरा एक गूगल पर सर्च भी करते हैं, एक व्यू भी हो जाएगा। ये तो भाई यही है ना, तो ये जो आजादपुर मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो दिल्ली के अंदर है। अब देखो ऐसे जो सब्जी वाले भैया है, ये सब्जी वाले सारे सब्जी वाले भैया ही दिख रहे हैं यहाँ पर। मान लेते हैं ये वेजिटेबल्स, फल फ्रूट की बात करें, फ्रूट्स वगैरह की बात करें, देखना कितनी भीड़ लग रही है। तो मंडी जहां क्या कहते हैं, मंडी को जहां पर सारे वेजिटेबल्स फल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं बहुत सारे बल्क में दिख रहे होते हैं, मतलब वहां सबसे बड़ी मंडी होती है। तो ये मंडी गया, मान लेते हैं मंडी गया और मंडी से लेकर आया आपके पास सब्जी। पहले मंडी गया, मंडी से फिर क्या लेके आया, ये सब्जी लेके आया, ये अपनी लोकल मार्केट में बेचने लग गया। सब्जी लेकर आया और लोकल मार्केट में बेचने लगा। ध्यान समझना। अब जब ये आजादपुर मंडी में सब्जी लेके आएगा, मान लेते हैं ये टमाटर या फिर प्याज वगैरह बेच रहा है, तो ये आजादपुर मंडी में जाएगा तो वहां पर तो बहुत सारे टमाटर और प्याज होंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ा सब कुछ होता है वहां पर। तो वहां से क्या करा इसने, क्या करा, कुछ टमाटर और प्याज लेकर आया। ठीक है, वहां से क्या करा, कुछ टमाटर, मतलब सारे उठा के लाया कि सेलेक्टिव उठा के लाया? सर सेलेक्टिव उठा के लाया। देखो भाई, तो ये जो भी लाया वो सेलेक्टिव उठा के लाया है। अच्छा, और जब हमारी मम्मी सब्जी लेने जाएगी इस दुकानदार से, इस शॉप वाले से, मतलब इस सब्जी वाले भैया से, तो हमारी मम्मी भी क्या लेकर आएगी, उसमें से भी सेलेक्टिव लेकर आएगी, सेलेक्टिव लेकर आएगी।
आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या समझाने चाह रहा हूं? मतलब गुड्स तो बहुत सारे हैं, पर हम जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस टाइम हम बाई कर रहे हैं, उस टाइम सिलेक्टिव उठा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अ सर्टेन गुड्स। दैट्स कॉल्ड अ सर्टेन गुड्स। जब गुड्स का लॉट साइज ज्यादा होता है और उसके अंदर हम सिलेक्टिव उठाते हैं, हमें पता है ये वाला लेना है, हमें ये वाला लेना है, तो वो क्या होते हैं दोस्तों? अ सर्टेन गुड्स माने जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जी वाले भैया होते हैं, वो मान लो एक सब्जी वाले भैया यहां पर है, ये पहुंचे, कहता है भाई देखो एक एक सेलेक्टिव करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्क में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बल्क में। अब जब ये बल्क में लेते हैं तो इन्होंने सिलेक्ट नहीं करा, इन्होंने क्या करा, मान लो तो यहां पर 1000 10,000 प्याज या टमाटर पड़े हैं, उसमें से इन्होंने क्या ले लिया है? 200 प्याज और टमाटर ले लिया, 200 ले लिया, 200 गुड्स ले लिए। मान लो 10,000 गुड्स पड़े, यहां पर 10,000 यूनिट के गुड्स पड़े हैं, उसमें से 200 यूनिट गुड्स ने ले लिया, पर इसने सिलेक्ट नहीं करा। ये नहीं पता था इसको कौन से ले जा रहा हूं। दोबारा समझना, जब हम गुड्स ले रहे हैं और हमें पता है कि हम कौन सा वाला ले रहे हैं, तो वो होता है असर्टेन। और जब हम गुड्स ले रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सा ले रहे हैं, और उठा रहे हैं, बस है प्याज ही, उठाओ डालो बोरिया में डालो और ले जाते हैं, वहां बेचेंगे। तो दैट्स कॉल्ड, होता तो यही है, जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो बल्क में ले जाते हैं, ठीक है, बल्क में ले जाते हैं, और बल्क में ले जाकर मान लो 10,000 है तो 10,000 में 200 कोई और ले गया, 200 कोई और ले गया, 200 कोई, तो बल्क में ले गया, सिलेक्ट नहीं करते। फिर हमारी मम्मी आती है और सिलेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? जब जिस 10,000 में से 200 गुड्स बल्क में ले आते हैं पर सिलेक्ट नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, ऐसे गुड्स को, ये 200 गुड्स क्या बन जाएंगे? अनसर्टेन गुड्स बन जाएंगे दोस्तों। क्या बन जाएंगे? अनसर्टेन गुड्स। जब हम गुड्स लेते हैं और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ले लेते हैं गुड्स, उससे बोलते हैं कि भाई सही है, उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है, आज 10,000 में 200 ले जाओगे तो 200 में से एक तो ही खराब होगा, बाकी 198 ठीक होगा। तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर गुड्स ले गए, सिलेक्ट नहीं करा, तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जो गुड्स ले गए हैं वो गुड्स अनअसर्टेन गुड्स माने जाते हैं। अनअसर्टेन लगा क्योंकि हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर आइडेंटिफाई कब करा? आइडेंटिफाई कब करा? हमारी मम्मी ने सब्जी वाले भैया से बोले भैया कैसे दे रहे हो? इतने का भाई इतने रुपए किलो दे रहे हैं, चलो ठीक है पैक कर दो। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसने सिलेक्ट करा। तो मतलब आइडेंटिफाई जो हम कर रहे हैं, सिलेक्ट जब हम कर रहे हैं, सिलेक्टिव लेकर आएगी तो कब करेगी? आइडेंटिफाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बात। ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अगर तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको तीनों समझ में आ गया। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम गुड्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक गुड्स। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है उसके बाद हम गुड्स देख रहे हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे पहुंचे, आप किसी फैक्ट्री के अंदर पहुंचे और फैक्ट्री वाले से कहा कि सर मुझे 100 टीवी का ऑर्डर देना है। उसने कहा ठीक है सर 100 टीवी हमारे पास है, आप चेक कर लो और ले जाओ। आपने एक एक टीवी उठाया और एक एक टीवी चेक करा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया था भाई। उसने कहा भाई 100 टीवी खरीदने हैं, 100 टीवी खरीदने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप गए दुकानदार के पास, आप गए फैक्ट्री वाले के पास, कह रहा भाई दिखाओ 100 टीवी। 100 के 100 टीवी आपने देखे, एक एक टीवी देखे, आपने एक देख लिया और एक के बेसिस पे सबको जज कर लिया। इसका मतलब तो बाकी सारे क्या हो, जो एक देखा वो तो असर्टेन हो गया, और जो बाकी सारे एक के बेसिस पर सबको जज करा वो अनसर्टेन हो गया। जब हम गुड्स बल्क में लेते हैं दोस्तों, होलसेल में लेते हैं, तो एक से बाकी को जज करते हैं। जो एक आपने उठाकर देखा वो हो गया असर्टेन, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आइडेंटिफाई करा। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आइडेंटिफाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो स्पेसिफिक माना जाएगा। आप शोरूम में बाइक खरीदने गए, बाइक देखी, पूरी जज करी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कह रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट हम बाइक खरीदेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है और बाइक भी आइडेंटिफाई हो रही है। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाइक को आइडेंटिफाई करते हो, किसी गुड्स को आइडेंटिफाई करते हो, वो स्पेसिफिक माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद गुड्स को आइडेंटिफाई करोगे तो असर्टेन माना जाएगा, और जो गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं करा, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ले लिया, वो अनसर्टेन माना जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? आपने शूज खरीदने को बोला, आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा भाई मुझे 100 शूज खरीदने हैं। उसने कहा भाई ठीक है हमारे पास पड़े हुए, आप ले जाइए। पड़े हैं तभी कर रहे हैं, तभी असर्टेन आइडेंटिफाई या फिर असर्टेन या असर्टेन अनसर्टेन हो पाएगा। पड़े ही नहीं होंगे तो फिर एग्जिस्टिंग होना जरूरी है तीन को होने के खिलाफ। मतलब जब ये बोला इसका पार्ट है, इसका मतलब आप दुकान पे गए और दुकान वाले से बोला भाई मुझे 100 शूज खरीदने हैं, तो दुकान वाला शूज लेकर आया, उसने दिखाया आपको, आपने सिलेक्टिव बेसिस पर शूज खरीदे, हर एक 100 को चेक करा, तो हर एक 100 को चेक करा तो सारे के सारे क्या बन गए, असर्टेन, क्योंकि सबको देखा गया है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के बाद।
कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कह रहा भाई 100 सूट खरीदने, कह रहा ठीक है भाई पैसे दे दो 100 सूट। अब आपने कहा एक सूट देखा, आपने एक सूट को जज कर एक के बेसिस पे सबको जज कर लिया। इसका मतलब आपने सारे को आइडेंटिफाई नहीं करा, आपने सिर्फ एक को आइडेंटिफाई, जो एक को आइडेंटिफाई करेगा वो तो असर्टेन हो गया, बस जो सारे एक के बेसिस पे सबको जज करा वो क्या हो गया, अनअसर्टेन गुड्स माना जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, आपको समझाता हूं कहां से आपको नोटिंग करनी है। आओ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चार्ट के नीचे लिखना है स्पेस एग्जिस्टिंग गुड और यहां से यहां उतारना है। स्टॉप करो, पॉज करो दोस्तों, एक मिनट को। द गुड्स ऑन एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम में गुड्स का पोजीशन या गुड्स ऑन किसके पास है, सेलर के पास। उस टाइम गुड्स सेलर के पास है, आप बायर हो मैं सेलर हूं, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल का, तो मेरे पास जिसका गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो गुड्स मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसका पोजीशन उसका ओनरशिप मेरे पे है। इसका मतलब वो क्या माने जाएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स माने जाएंगे। समटाइम द सेलर मे बी इन पोजीशन बट माइट नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। कभी कभी ये होता है सेलर क्या होता है, सेलर पोजीशन में तो होता है, ओनर नहीं होता। क्या मतलब है, मतलब सेलर के पास गुड्स तो रहते हैं पर सेलर उसका मालिक नहीं है। कैसे? सबसे बड़ा एग्जांपल जो है मारुति सुजुकी होंडा शोरूम या हीरो होंडा, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, आपके पास बजाज हो गई, आपके पास यमा हो गई, है ना, आपके पास जुपिटर किसकी है वो टीवीएस हो गई। ठीक है, तो अगर ये देखो ये शोरूम वाले जो है कि ये ओनर होते हैं क्या बाइक के, ये टीवीएस का ओनर तो अलग है, मारुति सुजुकी का तो ओनर अलग है, पर मारुति सुजुकी वाली कंपनी क्या कर रही है, अपनी कारें क्या कर रही है, अलग अलग एजेंट को दे रही है बेचवाने के लिए। तो एजेंट ओनर नहीं है पर एजेंट के पास गुड्स है, एजेंट के पास कार है बेचने के लिए, पर एजेंट उस कार का ओनर नहीं है। कार का ओनर तो कौन है, मारुति सुजुकी वाला। तो मारुति सुजुकी वाला कार का ओनर है, पर मारुति सुजुकी वाले पर्सन ने क्या करा, अलग अलग एजेंट को कार को डिस्ट्रीब्यूट करा के तुम बेचो। तो जिस एजेंट के पास वो कार है तो मतलब पोजीशन तो है पर उसका मालिक नहीं है, तब भी एग्जिस्टिंग गुड्स माना जाएगा। कार का होना जरूरी है, पोजीशन होना जरूरी है, आपका ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। ओनरशिप कहीं भी हो, कार का पोजीशन अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हो उसको, और ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑथराइजेशन नहीं मिली आप बेच सकते हो। आपके पास मेरा पेन है, आपके पास आ गया तो आप बेच दोगे, ऐसा नहीं, मेरी ऑथराइजेशन होगी हाँ तू बेच दे। तो मारुति सुजुकी वाले, होंडा वाले क्या करते हैं, एजेंट को, शोरूम एजेंट को क्या करते, कहते हैं कि भाई हम जितनी कार बेचोगे, जितनी बाइक बेचोगे उतने पैसे कमीशन देंगे। तो भाई वो एजेंट बाइक को बेचते हैं तो पोजीशन तो बाइक का उनके पास है, बाइक तो उनके पास है, पर ओनरशिप किसके पास है, होंडा शोरूम के ओनर के पास। तो इसी को हम कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट, भी इन्हीं को कहते हैं। मर्केंटाइल एजेंट भी किसको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। तो दोस्तों मर्केंटाइल एजेंट कौन हुए, देखो मारुति सुजुकी वाला मैं ओनर हूं मान लो किसी बाइक का, मैंने आपको बोला कि भाई मेरे बिहाफ पर आप मेरी बाइक बिकवा देना, तो आप हो गए मर्केंटाइल एजेंट। मैंने अपनी बाइक आपको दी बिकवाने के लिए, तो आपको क्या बोला जाएगा आज के बाद, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का मतलब होता है मेनली बिजनेस लॉ, बिजनेस मेनली क्या होता है, बिजनेस होता है। तो मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस कर रहे नहीं कर रहे मारुति सुजुकी वाले और उसके एजेंट, हाँ सर बिजनेस हो रहा है, कमीशन लेते हैं वो हर कार बिकवाने पे, तो दैट इज वो एजेंट क्या माना जाएगा आज के बाद, मर्केंटाइल है। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स की अवेलेबिलिटी है तो उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स लिखने के बाद आपको ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, ये वाला एग्जाम्पल उतारना है, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल उतारने के बाद द एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाई करा। अब यहाँ पर होगा स्पेसिफिक गुड्स, क्या है जरा पढ़ना। स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेल इज मेड। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करा उस टाइम पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एग्री हो गए, हाँ मुझे ये लेना है, बाइक लेनी है। इट इज एसेंशियल दैट द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेट फ्रॉम द अदर गुड्स। और ये एसेंशियल जरूरी है कि गुड्स आप आइडेंटिफाई करो तभी स्पेसिफिक माना जाएगा। बहुत सारी बाइकें रखी, उसमें से एक बाइक सेलेक्ट करना है, सभी बाइकों में से एक बाइक सेलेक्ट करके अदर सेपरेट कर दो कि भाई ये वाली बाइक मुझे खरीदनी है, दैट कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर सभी बाइकों में से एक बाइक सेपरेट कर देते हो, सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके अलग कर देते हो, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिफाई और स्पेसिफिक गुड्स। देखो क्या लिखा है, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, दैट द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेट फ्रॉम द अदर गुड्स। गुड्स आइडेंटिफाई करो और सभी गुड्स में से अलग करके रखो, तभी हम उसको स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। और स्पेसिफिक गुड्स करते इसके नीचे वाला एग्जांपल लिखना, यह एग्जाम्पल लिखना दोस्तों, लिखो पॉज कर लेना, यह एग्जाम्पल लिखना, ठीक। इसके बाद असर्टेन गुड्स क्या है, असर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाई आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर द टर्म एज डिसाइडेड। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो भी टर्म डिसाइड हो, भाई इस टर्म पे जो भी टर्म डिसाइड उस टर्म के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करा जा रहा है, जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर दिया वो आइडेंटिफाई क्या बन जाएगा, वो स्पेसिफिक गुड्स असर्टेन गुड्स बन जाएगा। और अनअसर्टेन गुड्स क्या है, दोनों लिंक बात, व्हेन द गुड्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाई और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज असर्टेन। मतलब ना तो गुड्स आपने
उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आइडेंटिफाई करा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करा। बस आपने क्या करा, सिलेक्टिव बेसिस पर एक आइडेंटिफाई करा, उसी के बेसिस पर बाकी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बाकी सबको सेलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब आपने आइडेंटिफाई नहीं करा, चेक नहीं करा कुछ भी, आपने क्या करा, सिर्फ ऐसे सेलेक्ट कर लिया, एक को आइडेंटिफाई करके उसी के बेसिस पर सबको चेक कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया। और आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं करा, चेक किसी को नहीं करा। एक एक चेक करोगे तो असर्टेन गुड्स। अगर एक के बेसिस पर सबको जज कर लोगे और डिस्क्रिप्शन में के बेसिस पर लिख लोगे, भाई हमने कहा भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर ये चीज होनी चाहिए, मेरे लैपटॉप के अंदर ये चीज होनी है, मेरे को 100 लैपटॉप चाहिए, 100 के अंदर ये चीज होनी चाहिए। आपने कहा चलो ठीक है, एक को देखा हाँ भाई है तो सबको डाल दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स। व्हेन द बायर डज नॉट सेलेक्ट द गुड्स फ्रॉम हिम फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का बहुत सारे गुड्स जब इकट्ठा रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉट्स ऑफ गुड्स। लॉट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का जब बहुत सारे गुड्स, मान लो 100, 200, 300, 100 का एक लॉट बना दे कि भाई 100 गुड्स का एक लॉट है, मतलब 100 गुड्स एक साथ रखे हुए हैं, 200 गुड्स का लॉट, 1000 गुड्स का लॉट। बट आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन। कैसे आइडेंटिफाई करें, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ गया, अच्छा इसका ये डिस्क्रिप्शन ठीक है, इसको भी रखो, इस दैट्स कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। और ये दोनों उतारने के बाद अब यह एग्जांपल उतारना, इसको ठीक से उतार लेना, ठीक है, इसको सब्जी बना लेना ढंग से, है ना, अपने हिसाब से। ये एग्जांपल उतार लेना दोस्तों, क्लियर है या नहीं है? यस है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि एग्जिस्टिंग गुड्स डिटेल में मैंने आपको जो समझाया, तीनों में फर्क पड़ा कि एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक कब होता है, असर्टेन कब होता है और अनअसर्टेन कब होता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है इन तीनों में कि इन तीनों में कब कौन, अब एग्जांपल थ्योरी टॉप के दे देगा, उसमें बोलेगा बताओ इसमें बताओ कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक है, असर्टेन है, अनअसर्टेन। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है फ्यूचर गुड्स। अच्छा, बात कर रहे हैं अगर फ्यूचर गुड्स की, तो फ्यूचर गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जिस टाइम हम जॉब का एक बायर आया, आप मेरे पास आया, आपने कहा भाई मुझे 100 आपके पास टीवी चाहिए, तो मैंने कहा देखो सर 100 टीवी तो है नहीं, आप ऑर्डर दे जाओ, हम 100 टीवी का प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। सिंपल, कि मतलब जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम गुड्स है ही नहीं, वो ऑर्डर देकर जाएगा, आप गुड्स फिर बनाओगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो मतलब आपने आज मेरे को ऑर्डर दिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन चालू हुआ, दैट गुड्स इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में बनेंगे। सिंपल है, ये तो नॉर्मल है। तो देखो फ्यूचर गुड्स के बारे में क्या कहता है, इट मीन गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑयल नॉट येट प्रेस्ड फ्रॉम द सीड ऑफ हिज पोजीशन। ये छोड़ दो, एग्जाम्पल है, ये छोड़ दो, यहां तक लिख लेना, यहां से यहां तक कि भैया क्या था, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम गुड्स नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स का प्रोडक्शन या गुड्स की एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब या तो गुड्स बनाएंगे या खरीद के लाएंगे, या टीवी बनाएगा वो सेलर या कहीं से खरीद के लाएगा सस्ते में और इसको बेच देगा महंगे में। तो दोस्तों जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन गया था उस टाइम वो गुड्स नहीं थे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या एक्विजिशन हो रहा है, दैट गुड इज नोन एज फ्यूचर गुड्स। सिंपल है ये, नहीं है सिंपल है, ये तो पहले भी डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक, अब बात करते हैं एक नए गुड्स की, जिसका नाम है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स, आओ दोस्तों कंटीजेंट गुड्स समझते हैं। कंटीजेंट गुड्स क्या होता है? आपने कभी नाम सुना है क्लब फैक्ट्री का? क्लब फैक्ट्री एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट होती है वैसे ये भी है, और यह है चाइना का, यह है दोस्तों चाइना का, चाइना का। अब चाइना का है, अब मान लो इंडिया का एक पर्सन बैठा हुआ है, देख कहां रहा है, यहां दिखा दिया इसको, तो गलत जगह देख रहा है, धड़ धड़ रह गया, मुंडी गायब कर दी मैंने, फिर वहीं देख रहा है यार, इधर कैसे दिखाएंगे इसको? अरे वाह, पर इधर देख तो रहा है, कपड़े उधर ही है अभी। ये लो भाई, अब इधर कर दिया मैंने, इधर ही देख रहा है। लो भाई क्लब फैक्ट्री में गया, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं भाई, और क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। ये मान लो इंडिया में एक पर्सन बैठा हुआ है, मान लेते हैं मिस्टर ए, जो मेरे फेवरेट है। मिस्टर ए ने क्लब फैक्ट्री से शॉपिंग करी, शॉपिंग करी। इन्होंने क्या मंगाया पता है? एक कैमरा मंगाया, कैमरा। इन्होंने कैमरा मंगाया, इन्होंने पता है क्या मंगाया? इन्होंने जीन्स मंगाई, क्योंकि इधर सस्ता मिलता है वो सामान।
पर इसमें शिपिंग चार्ज इतना हो जाता है कि वो वही पहुंच जाता है जो इंडिया में अमेजोन में बिक रहा होता है। वैसे इनका मान लो जो कैमरा इंडिया के अंदर 20,000 का बिक रहा होगा वो यहां पर मिल जाएगा 5,000 रुपए का, पर शिपिंग चार्ज हो गया 15,000 रुपए। हाँ, क्योंकि आ रहा होता है चाइना से। तो जीन्स मिल खरीदी इन्होंने, मान लो शर्ट खरीदी, लड़का है ये, लड़का, लड़की नहीं है ना, इसलिए शर्ट खरीदी। और मान लेते हैं इन्होंने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा। अब इन्होंने ये सब खरीदा, इन्होंने ये सब किस क्या करी दोस्तों, शॉपिंग करी। अब शॉपिंग करके इन्होंने क्या करा दोस्त, ये सब इन्होंने यहां से बाई करा, इससे क्या करा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाई करा। अब बाई करा तो क्लब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, ये इनका डिलीवरी जो पीरियड होता है कम से कम 20 से 30 दिन का डिलीवरी पीरियड होता है, क्योंकि चाइना से आ रहा होता है। तो दोस्तों ये जब आ रहा था तो ये शिप से आ रहा था, कहां से आ रहा था दोस्त, शिप से आ रहा था। तो शिप बना देते हैं बढ़िया सी, शिप से आ रहा था। जो डिलीवरी कैसे हो रही थी, डिलीवरी बाय शिप। अब दोस्तों मिस्टर ए को ये लग रहा है कि ये गुड्स मेरे पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ध्यान समझना। गुड्स, मिस्टर ए को क्या लग रहा है कि ये गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स, ये गुड्स मेरे पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आएंगे या नहीं। अनसर्टेनिटी है दोस्तों, क्या है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है कि गुड्स रिसीव्ड होंगे, डिलीवर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चाइना से आ रहे हैं और चाइना से आ रहे हैं तो टाइम लगेगा इसमें काफी, तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे डिलीवर होने में। डिलीवरी कितनी होगी, 15 to 20 डे की डिलीवरी पीरियड है। तो क्या 15 से 20 दिन यही दिमाग में चलता रहेगा यार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ऐसे गुड्स जो आपको लग रहा है कि वो अनसर्टेन है कि भाई, अनसर्टेन है कि भाई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, दैट्स गुड्स इज नोन एज कंटीजेंट गुड्स। इन गुड्स को क्या बोलेंगे, कंटीजेंट, कंटीजेंट गुड्स कहेंगे। क्यों कहेंगे कंटीजेंट गुड्स, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी है दोस्तों। आप किसी दुकान पे जाकर डायरेक्ट गुड्स नहीं खरीदे, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और वहां से गुड्स मंगाना चालू करा, वो शिप से आ रहा है। क्या शिप पता, क्या पता शिप डूब जाए, क्या पता शिप डूब जाए भाई, क्या पता शिप को वो कर दे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, है ना, देखिए मूवी, क्या पता वो शिप को वो चोरी कर ले, जो आपके पास वो होते हैं पायरेट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वो था एक फिल्म नहीं थी वहां पर, तो क्या कहते हैं वो लुटेरे होते हैं जो लूट लेते हैं शिप वगैरह को, तो वो कर ले भाई, लूट ले। तो अनसर्टेनिटी है दोस्तों गुड्स आने में। मैंने गुड्स खरीद तो लिए, पर गुड्स खरीदने में अभी आने में अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में आएंगे, इसलिए टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स भी बोला जाता है। एक तरीके का क्या होता है, फ्यूचर गुड्स भी होता है कंटीजेंट गुड्स, क्योंकि फ्यूचर में आएंगे पर गुड्स आने की अनसर्टेनिटी है, ऐसा पता नहीं है कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अनसर्टेनिटी लग रही है। जिस दिन आ गए उस दिन ठीक है, पर जिस दिन नहीं आए हैं 15-20 दिन तक तो क्या है, अनसर्टेनिटी, दैट्स गुड्स नोन एज कंटीजेंट गुड्स। उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे दोस्त, कंटीजेंट गुड्स कहेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स। एक तरीका क्या होता है फ्यूचर गुड्स, क्योंकि आज मैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं तो फ्यूचर में आएगा वो 15-20 दिन, या अमेजोन से मंगाऊंगा तब भी तो 2 दिन 3 दिन लगेंगे आने में, तो वही फ्यूचर गुड्स है। द एक्विजिशन विच बाय द सेलर डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी विच में और मे नॉट बी हैपन। अगर आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो भैया फिर अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी जहां होती है गुड्स की डिलीवरी होने पर, दैट्स नोन एज, दैट गुड्स इज नोन एज कंटीजेंट गुड। गुड्स खरीदा और गुड्स के डिलीवरी पर अगर अनसर्टेनिटी है कि बता आ भी जाएंगे या नहीं भी आ सकते, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट गुड्स कहा जाता है। ये एग्जांपल है, गुड्स टू बी अराइव्ड, फ्यूचर क्रॉप्स, या एक्स, एक्स कहां डाल दिया यहां पर, मान लो आपने किसी एक्स को एक्स बाई करा, मतलब बल्क में हमने अंडे खरीदे, अंडे खरीदे, क्या पता टूट जाए अंडे, भाई इधर नाजुक है तो क्या पता ट्रक पलट जाए, अंडे टूट जाए। आ रहा है ट्रक, मान लेते हैं केरला से ट्रक दिल्ली के अंदर आ, तो बहुत लंबा रास्ता है, केरला बिल्कुल नीचे, दिल्ली से आ रहा है, ट्रक के थ्रू आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, तो क्या पता कुछ हादसा हो जाए। तो अनसर्टेनिटी है दोस्तों। तो जहां पर गुड्स की डिलीवरी होने के लिए अनसर्टेनिटी रहती है, बात डिलीवरी की नहीं है, बात है कि गुड्स आ रहे हैं कहीं से, अराइव हो रहे हैं या फ्यूचर में आएंगे, तो तब तक अनसर्टेनिटी है, तो वो गुड्स तब तक क्या माने जाएंगे, कंटीजेंट गुड्स माने जाएंगे। तो यहां पर आप इतना लिखने के बाद आप ये एग्जांपल जरूर उतारेंगे, ये एग्जांपल जरूर उतारेंगे दोस्तों, ये वाला एग्जांपल आप उतारेंगे कंटीजेंट गुड्स के ऊपर, ठीक है या नहीं, ठीक है सर, ठीक। तो यहां पर आपका टाइप्स ऑफ गुड्स तो क्लियर कर दिया मैंने कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होता है। एक पॉइंट और बचा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल है, रूल डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बहुत सिंपल रूल बताता हूं, और ये पेपर के अंदर आने के बहुत चांसेस है, मतलब 90% चांसेस है कि पेपर में आता ही आता है ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर। हाँ,
कभी कभी ऐसा होता है कि भाई नहीं पूछते, कभी कभी कुछ और पूछ देते सेल ऑफ गुड्स में, तो इसके पॉइंट मैक्सिमम टाइम आते हैं। डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर, कैविट एम्पिटर। डॉक्ट्राइन का मतलब तो पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, तो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल, प्रिंसिपल रूल कह सकते हैं डॉक्ट्राइन का मतलब, ठीक। और कैविट एम्पिटर का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंग्लिश मीनिंग है लेट द बायर बी अवेयर। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश मीनिंग में? लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, ऐसे आपको लिखना है जैसे मैंने अभी लिखवाया। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पिटर, ये रूल क्या कहता है? ये कहता है लेट द बायर बी अवेयर। कैविट एम्पिटर का इंग्लिश लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लेट द बायर बी अवेयर। कहता है बायर, ये बायर को एक चेतावनी दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। कहता है बायर, जब भी आप गुड्स खरीदने जाओगे तो अवेयर होके खरीदना, आंख बंद करके गुड्स मत खरीद लेना। लेट द बायर बी अवेयर का मतलब भाई बायर के ऊपर है। भाई यहां पर आप जाओगे, कहीं बड़ी मार्केट में जाओगे, कपड़े मार्केट में जाओगे, मान लो चौर बाजार चले गए, आप चौर बाजार में कपड़े लेने चले गए बढ़िया से, ठीक है, सस्ते सस्ते कपड़े लेने चले गए, आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, आपने कुछ ऐसा, तो आप जब कोई सामान खरीदोगे तो अवेयर रहना कि गुड्स जो होना चाहिए वो सही तरीके से, सही देख दाख के गुड खरीदना। ऐसे नहीं कि गुड्स डाला और आगे घर, बाद में चलब खराब है वो, ऐसे नहीं। लेट दी बायर बी अवेयर का मतलब है कि जब भी बायर को बोलते जाता है रूल कि बायर भाई, कि जब भी आप गुड्स खरीदने जाओगे तो आप ये अवेयर रहना कि गुड्स चेक करके खरीदना, ऐसे मत खरीदना, क्या पता बाद में वो गुड्स फ्रॉडली आपको दिया गया हो या खराब गुड्स दिया गया हो। लेट दी बायर बी अवेयर, क्लियर है नहीं है? मान लेते हैं कि एक बार आप दुकान पे गए, और दुकान पे गए, मान लेते हैं कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े वाले ने आपने कपड़ा दिखाया और मान लो कहीं से वो फटा हुआ था, कहीं से हल्का सा वो फटा हुआ था। सेलर को, क्या सेलर को चाल पड़ा हो, पता हो या नहीं पता हो, पर बायर को कपड़े देखते टाइम वो देखना चाहिए था, पूरे तरीके से शर्ट को पहननी चाहिए थी, शर्ट पीछे से आगे पीछे देखनी चाहिए था, कहीं फटा वगटा तो नहीं है, कहीं बटन तो नहीं टूटा कहीं पर। दोस्तों, तो जब भी कोई बायर किसी सेलर से गुड्स लेना चाहता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहां फटा, यहां दिखाएगा देखो भाई यहां फटा, इसको मत लो। सेलर तो ना बताएगा। आप बताओ कभी किसी की दुकान पे जाते हो और मान लो कहीं फटा हुआ आप कपड़े लेके आ गए, मतलब कहीं से फट गया, तो आपने वापस करने जाते हो तो कहते हो ना भाई ये तो फटा हुआ दे दिया आपने, अब दूसरा दो, वो दे देता है वैसे दूसरा, तो वो अलग बात है। पर सेलर कभी ये बोलेगा आपको देखो बहन जी ये फटा हुआ है, देखो दीदी ये फटा हुआ है, देखो भाई ये फटा हुआ है, मत लेना इसको, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। इसका मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेलर की बिल्कुल नहीं बनती। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपको उसको देख दाख के खरीदना है। मान लो फटा नहीं था और आपने ले गया, गलती से आपसे फट गया, तो आपने वापसी कहा भैया ये तो फटा हुआ दिया है आपने, अब गलत चीज है, ऐसा मत करो, तो आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। सेलर कहेगा भाई देख के क्यों नहीं लिया तुमने, हमारी गलती थोड़ी ना, तुम्हें देखना चाहिए था। चलो वैसे तो अगर नहीं होता, क्योंकि सेलर यहां पर अपने कस्टमर क्रिएट करने में लगे होते हैं, तो सेलर कहता है चलो कोई बात नहीं, वापसी कर देता है। पर मान लो कि ऐसा लॉ के अंदर जो लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूं, जनरल लाइफ की बात नहीं कर रहा। जनरल लाइफ में जब आप मान लो किसी दुकान पे गए, वहां से कुछ सामान खरीदा और उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया, तो आप उसको वापसी कर दोगे, जाओगे, तो सेलर कहता है ठीक है चलो एक गुड्स खराब था तो वापसी कर। पर ऐसे लॉ कहता है कि बायर को अवेयर रहना है भाई, फुल सेलर पे ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये तो गुड्स खराब था मुझे वापसी करो, या ये कुछ भी अगर तुमने फ्रॉड करा, ऐसे नहीं कह सकता वो। मतलब लेट द बायर बिहेवियर का मतलब है जब भी बायर गुड्स खरीदे तो ये गुड्स खरीदते टाइम ये सेटिस्फाई हो जाए कि जो वो क्वालिटी चाहता है, जो वो चाहता है डिस्क्रिप्शन, वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तभी खरीदे, अदरवाइज मत खरीदे, और सब कुछ देख दाख के खरीदे। कोई ऐसी चीज नहीं भाई डिफेक्टिव हो गया बाद में तो सेलर को ब्लेम कर रहा है कि भैया सेलर भाई नहीं यहाँ आपकी गलती वजह से, ऐसे कोई ब्लेम नहीं कर सकते फिर उस केस के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये नहीं समझ में आया, आ गया। तो लेट दी बायर बिहेवियर का मतलब है कि सेलर बायर जब भी गुड्स खरीदेगा तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि भाई क्या इसमें जो क्वालिटी मैं चाहता था, बायर जो क्वालिटी चाहता था वो क्वालिटी है इस गुड्स में, यही है। जिस डिस्क्रिप्शन में बायर चाहता था वो डिस्क्रिप्शन है। लैपटॉप लेने जा रहे हो, आप चाहते हो 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क हो, तो है या नहीं डिस्क्रिप्शन? नहीं है, तो फिर क्यों फायदा आपका लेने का? फिर आप तब भी ले रहे हो, फिर बाजार पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास रूल कहता है द टर्म कैविट एम्पिटर, यहां से चालू करना है लिखना, पहला पॉइंट आपके पास लिखना है, द टर्म कैविट एम्पिटर इज अ लैटिन वर्ड विच इज नोन एज लेट द बायर बी अवेयर। और सेकंड पॉइंट यहां से चालू करना है, यहां से सेकंड पॉइंट यहां से चालू करना है और लिखना दिस प्रिंसिपल
डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये 5 लाइन 5 पॉइंट लिख देना, जब भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी टेम्परेचर आएगा 5 पॉइंट लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। दिस प्रिंसिपल फॉर द बायर, ये प्रिंसिपल किसके लिए है? बायर के लिए। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो भाई, दैट द गुड्स विच आर इज परचेजिंग, जो गुड्स आप खरीद रहे हो बायर, वो आपकी क्वालिटी को रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप खरीद रहे हो, मतलब आपके रिक्वायरमेंट को गुड्स की क्वालिटी पूरी कर रही है। ठीक है, तो जो भी आप गुड्स खरीदे हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खरीद रहे हो, मतलब आप जो चाहते हो वो गुड्स आप खरीद रहे हो, ये मानते हुए खरीदना। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बाय द लॉ ऑफ सेल ऑफ द गुड्स एंड इंप्लाई दैट द सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑन हिज ओन गुड्स। मैंने कहा सेलर ये कभी नहीं कहेगा कि देखो ये देखो देखो दीदी ये डिफेक्टिव है, इसको मत लेना, ऐसा नहीं कहेगा दोस्तों, समझिए आप। तो बायर को खुद अवेयर होना है, बायर के लिए प्रिंसिपल बनाया गया है कि बायर कि जब भी तू गुड्स खरीदेगा तो तू अवेयर रह के खरीदना गुड्स, तू जब भी गुड्स खरीदेगा तो ये देख लेना कि तू सेटिस्फाई है इस गुड्स से नहीं है। सेलर कभी भी पॉइंट आउट नहीं करेगा कि भाई मेरे गुड्स में डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं करेगा। सेलर के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है ये। इन अदर वर्ड, इसी को अदर वर्ड से पढ़ा जाए तो क्या बोले जाएंगे? द बायर मस्ट टेक केयर व्हाइल परचेजिंग द गुड्स, इफ ही मेड रॉन्ग सिलेक्शन ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर। अगर वो गलत सिलेक्शन कर लेता है तो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव डू नॉट सर्व टू हिज पर्पस, तो मतलब अगर गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है या कुछ ऐसा पॉइंट निकल जाता है, डिफेक्टिव पॉइंट निकल जाता है, तो उस केस के अंदर सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई सेलर तेरी वजह से डिफेक्टिव है, अब आपसे कर। भले ही जनरल लाइफ में क्या हो रहा है, सेलर क्या कर रहा है, जो भी अगर डिफेक्टिव होता है सेलर वापसी कर दे रहा है, यार चेंज हो जाएगा, अगर कुछ नहीं आएगा पसंद या नहीं आएगा तो चेंज करवा लेना, कर रहा है ना ऐसा। तो इस केस के अंदर वो जनरल लाइफ के अंदर हो रहा है, क्योंकि सेलर क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्रिएट करना चाहता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, गुडविल बने, ऐसा लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा। अगर सेलर मना कर दे तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लॉ ये कहता है। क्लियर है या नहीं है? और इसके अंदर एक फेमस केस था, जिसको बस फेमस केस क्या था? वार्ड एंड हॉब्स, आपके पास 1878 हॉब्स, टॉन हॉब्स वाली फिल्म आई थी ना एक, टॉन एंड हॉब्स करके, अगर देखी हो आपने, लड़कों ने देखी होगी, लड़कियां इतनी देखती कहां है, देखी होगी तो बताना। फेमस केस ऑफ वार्ड एंड हॉब्स 1878 का केस है, याद करने की केस बिल्कुल भी जरूरत नहीं। केस में क्या था? यही था कि एक बायर था और एक सेलर था। इसमें बायर क्या होता, अवेयर नहीं था, और सेलर पे वो क्लेम कर रहा था कि सेलर ने मेरे को धोखा करा है, मेरे साथ फ्रॉड करा है। तो ये रूल लाया गया और कहा गया लेट द बायर बिहेवियर, बायर को खरीदना, बायर को ये रिस्पॉन्सिबल था कि बायर को देख के खरीदना चाहिए था, अदरवाइज। क्लियर है या नहीं है? पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, इसकी कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन हमारे लिए नहीं है। However, the doctrine of caveat emptor does not mean the buyer may take a chance. इस केस के आने के बाद ये लाया गया, इसका मतलब ये नहीं है। केस का मतलब क्या है? इसमें हॉब्स और वार्ड्स में केस के अंदर क्या हुआ था? एक बायर था, एक सेलर था, और बायर क्या कर रहा था? बायर ने भाई गुड्स खरीदा, उसको पता था कि भाई गुड्स जो है डिफेक्टिव है, उसने सोचा क्यों ना मैं इसका चांस लूं। उसने गुड्स खरीदा, उसको पता था ये फट रहा है कपड़ा यहां से, उसने तब भी खरीद लिया, जानता था वो गुड्स डिफेक्टिव है। मैं बायर हूं, आपकी दुकान पे आया, आप सेलर हो, मैंने गुड्स देखा, मैं जानता, मेरे को दिख रहा था आप सेलर है, मैं इस पे मैंने इसको खरीदता हूं और बोलूंगा फ्रॉड करा है मेरे साथ, केस कर दूंगा इस पे। आपको नहीं पता था इस बात, मैंने खरीद लिया, और मैं खरीदने के बाद क्या करा? मैंने खरीदने के बाद देने का भाई मैंने आपके केस कर दिया, मैंने कहा तो फटा हुआ गुड दिया, तुमने गलत गुड, तुमने फ्रॉड करा है मेरे साथ। इस केस के अंदर बायर इस रूल का आप एडवांस नहीं ले सकते, इसलिए रूल लाया गया कि भाई बायर मस्ट टेक अ चांस। बायर इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इस रूल का मतलब ये नहीं कि बायर चांस ले ले, कोई बायर गलत तरीके से इसका बेनिफिट उठा ले, नहीं। तो बायर के लिए अवेयरनेस है, बायर को अगर गलत हुआ तो आप सेलर पे क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर लिख दिया गया कि सेलर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो अपने गुड्स में पॉइंट आउट करे कि ये डिफेक्टिव है, ऐसा नहीं कर सकता, आपको खुद देखना है। तो इट ओनली मीन ही मस्ट टेक केयर, जब वो गुड्स खरीदेगा तो वो टेक केयर है, ध्यान देते हुए गुड्स को खरीदे, गलत तरीके से गुड्स मत खरीदे, गलत गुड्स मत खरीदे, ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है फटा हुआ है तो वापस कर दो, मना कर दो, आप उसको लेकर उसको एडवांटेज मत दिखाओ कि केस कर दूंगा। यही केस था, इस केस के अंदर यही हुआ था कि एडवांटेज ले रहा था बायर इस केस का। ठीक है सर, क्लियर है या नहीं है? तो केस को बिल्कुल याद करनी है, केस का नाम याद कर लेना, वाट्स वर्सेस हॉब्स 1878 का केस था। इस केस के अंदर ये रूल लाया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट टेम्परेचर। क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। कभी होगा टाइम तो मैं आपको ये केस बड़ा बता दूंगा, इतना बड़ा केस नहीं है, छोटा मोटा केस है। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने कहा ओरली तो वह फैक्ट के हिसाब से केस पढ़ते हैं, तो ओरली तो ऐसे बता दिया कि क्या था, बायर और सेलर के बीच में था, तो फैक्ट के हिसाब से केस बताएंगे कभी, और उससे पर अभी इतना जरूरी बिल्कुल नहीं है डालने का। और हम अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।